नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम लोग यूपी एएनएम भर्ती में ओवरलैपिंग का पूरा प्रोसेस समझेंगे और आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना होगा, समझना होगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आ पाएगी। आप दूसरे किसी भर्ती से अगर रिलेटेड हो, संबंधित हो, तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ओवरलैपिंग का रूल क्या है अपने भारत में, अपने स्टेट में अलग अलग, उत्तर प्रदेश में क्या रूल है, पूरा आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो सीटों का बंटवारा होता है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस का 10%, ओबीसी का 27%, इसी प्रकार से एससी एसटी। और एक दूसरा आपका रिजर्वेशन होता है जिसमें फीमेल, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग अभ्यर्थियों का कोटा होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिए। जैसे पहला रिजर्वेशन होता है वर्टिकल। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है, इसमें यूआर की सीट आ गई, मतलब इन्हें हम जनरल नहीं बोलते हैं। अगर हम जनरल बोलेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि चलिए 40% जनरल की सीटें हो गई, 10% ईडब्ल्यूएस की हो गई, 27% ओबीसी की हो गई, इसी प्रकार से आगे। तो इसमें फिर ये होता है कि ये 10% आपके लिए सीटें हैं, आप केवल इन्हीं 10% में फ़ाइट करेंगे। ये 27% सीटें ओबीसी के हैं तो आप केवल इन्हीं में फ़ाइट करेंगे। ये 40% जनरल है तो केवल इसमें जनरल फाइट करेंगे। ये तो होता है हॉरिजॉन्टल, बट अपने देश में इस प्रकार का रूल लागू नहीं है। अपने यहाँ किस प्रकार का रूल लागू है? अपने यहाँ वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की जाती है। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर यूआर की सीटें हो गई 40%, ओबीसी यहाँ पर 27%, एससी यहाँ पर 21%, ईडब्ल्यूएस 10%, इसी तरह से आगे एसटी व अन्य कैटेगरी, जितनी कैटेगरी आती हैं वर्टिकल में इतनी ही आती हैं। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, टोटल ये 5 कैटेगरी ही आते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन में। इनके अलावा जो अदर कैटेगरी होते हैं, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, फीमेल और पीएच दिव्यांग, वे सभी लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं। वर्टिकल में मतलब होता है कि आपको इस प्रकार से ऊपर जाना होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में आपको ऐसे मूव करना होता है, मतलब आप कितना भी आपके नंबर अच्छे हों, आपको अपने कैटेगरी में ही आपको उसी में इर्द गिर्द रहना होता है। जबकि वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है कि अगर आपके मेरिट अच्छे होते हैं तो आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मतलब अगर आप ओबीसी में है, आपकी मेरिट अच्छी है तो आप चले जाएंगे यूआर में। आप एससी में है, आपकी मेरिट अच्छी है तो आप यूआर में चले आएंगे। ईडब्ल्यूएस है, आपकी मेरिट अच्छी है तो आप यूआर में चले आएंगे। एसटी है तो आप यूआर में चले आएंगे। जनरल के जो अभ्यर्थी हैं वो केवल और केवल यूआर में ही फाइट करेंगे। तो जितने ज़्यादा ओवर कंपटीशन होगा, यानी ज़्यादा मेरिट वाले रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे, उतनी ही ज़्यादा मेरिट यूआर की हाई जाएगी और जनरल के लिए उतनी ही ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। मान लीजिए सपोज दैट फॉर एग्जांपल यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 921 सीटें हैं। यही सेम रूल आपको ओबीसी, एससी, एसटी में भी समझना है। मान लीजिए 921 टोटल यहाँ पर सीटें हैं और सपोज दैट यहाँ पर टोटल जो है 1300 अभ्यर्थी है ईडब्ल्यूएस में। इन 1300 अभ्यर्थी में से मान लीजिए 100 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि यूआर में सेलेक्ट हो जाते हैं, उनकी मेरिट अच्छी होती है, यूआर में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बचेंगे कितने? 1200। फिर ये 1200 जो होंगे ये 921 सीटों पर फाइट करेंगे और इन 1200 अभ्यर्थियों से 921 सीटों पर डिसेंडिंग आर्डर में घटते हुए क्रम में मेरिट बनाई जाएगी और कुछ कैंडिडेट इसमें रह जाएंगे सिलेक्शन होने से, क्योंकि सीटें 921 है और यहाँ पर टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 1200 हैं। मान लीजिए यहाँ पर से 200 अभ्यर्थी यूआर में चले गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 1100 बचेंगे। फिर 1100 अभ्यर्थियों से 921 की सीटें भरी जाएंगी ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होगी और कम जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 300 अभ्यर्थी चले गए यूआर में ईडब्ल्यूएस 1300 में से, तो अब कितने अभ्यर्थी बचे यहाँ पर? यूआर में 1000 बचे, ईडब्ल्यूएस में 1000 बचे और इन 1000 से 921 सीटें भरी जाएंगी ईडब्ल्यूएस की। तो अब जो है ईडब्ल्यूएस की मेरिट और भी नीचे जाएगी। समझ में आया आप सभी को यहाँ तक? इसी तरह से आप समझ लीजिए, मान लीजिए एससी है, एससी में जितनी भी सीटें हैं, मान लीजिए यहाँ पर जितनी भी सीटें एससी में, सपोज दैट हम यहाँ पर 1500 लेके चलते हैं और मान लीजिए एससी में टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 3000 हैं। तो इन 3000 में से जितने ज़्यादा अभ्यर्थी यूआर की सीटों पर चले जाएंगे उतने ही एससी की अपनी खुद की मेरिट कम होगी और जितने भी अभ्यर्थी हाई मेरिट होने की वजह से ओवरलैप करते हैं, मतलब यूआर की सीटों पर जाते हैं, वे सभी लोग यूआर में ही काउंट होते हैं। वे सभी लोग यूआर में काउंट होते हैं, उनको यूआर में, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, फिर उनको उनकी कैटेगरी का नहीं माना जाता है।
कभी भी मेरिट बनने के बाद अगर काउंसलिंग होती, मान लीजिए आपकी पहले मेरिट बन गई होती, उसके बाद काउंसलिंग होती, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका उसके बाद होता, तो उस समय मान लीजिए आप ओबीसी के हैं लेकिन आपका सिलेक्शन यूआर में हो गया था, तो फिर आपको वहाँ पर ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही वजह है मैं बार बार आपसे भी से एक बात बोलता हूँ कि मान लीजिए आप ओबीसी हैं या फिर आप एससी हैं, आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र दिया, या फिर आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपने अपना जाति प्रमाण पत्र दिया है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिया है, या ओबीसी एससी एसटी है तो आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिया है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने दिया है, अगर नहीं दिया है वो गलत है, आपको देना है। अगर आपने फॉर्म में भरा है तो आपको देना था, चाहे वो कितना भी पुराना हो, चाहे वो पिता वाला ना हो, पति वाला है, वो उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने दिया है, अगर वो मान्य नहीं होता है तो कभी भी डीबी रिजेक्ट नहीं होता है, फिर आपको यूआर की मेरिट पर देखा जाएगा। अगर आप यूआर की मेरिट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। अगर आपके नंबर कम है और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है तो फिर आपको अपने कैटेगरी का फ़ायदा न मिल पाने की वजह से, और अगर आप यूआर के मेरिट में नहीं आ पाते हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाता। तो वहाँ पर आपको ये नहीं समझना है कि हमारा डीबी रिजेक्ट हुआ, बल्कि हम यूआर की मेरिट में नहीं आ पाए। और अगर आपका वैलिड है ओबीसी सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र, सपोज दैट अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप यूआर में जाएंगे, नंबर अच्छे नहीं है तो आप अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे। ठीक है, तो ये नियम होता है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि अगर आपके मेरिट अच्छे हैं तो आप ऊपर की तरफ ओवरलैप करते हैं, मतलब आप यूआर की सीटों पर आप जाते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो यूआर सभी के लिए ओपन होता है, इसमें जितने भी मेरिट हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी होंगे सभी कैटेगरी की मिला करके, उसमें जनरल भी इंक्लूडेड है, तो एक समान सबकी मेरिट बनती है। इसमें प्रश्न आप सभी के ये होते हैं, जैसे जनरल के अभ्यर्थी हैं तो बहुत सारे बहनों ने ये पूछा है प्रश्न कि मान लीजिए पहले हम जनरल के हैं तो पहले हमें देखा जाएगा, बाद में बाकी को देखा जाएगा, या फिर सबके साथ में। तो यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं होता है, बल्कि मेरिट जो है एक समान बनती है, सबकी एक साथ बनती है, और उसी तरह से उस मेरिट में सबको फाइट करना होता है। मान लीजिए कि ये जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी एससी एसटी, ये ज़्यादा हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है, तो फिर यूआर की मेरिट ये लोग बढ़ा देंगे। फिर जो जनरल के अभ्यर्थी होंगे फिर आपको उसी मेरिट पर फाइट करना होगा। तो ये कुल मिलाकर के बेसिक रूल होता है जो कि ओवरलैपिंग का होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन का होता है। थोड़ा सा आप सभी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बेसिकली होता क्या है, इसमें आपको अपने कैटेगरी में ही रहना होता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज दैट आपके भर्ती में तो सभी महिला कैंडिडेट हैं, तो महिला आरक्षण तो है नहीं 36 वाला, इसी तरह से पीएच है, बाकी जो फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन है, तो इसमें यह देखा जाता है कि जितनी आपकी सीटें हैं उतनी सीटें आपकी भरी कि नहीं भरी। अगर आप उससे ज़्यादा होते हैं तो आपको 36 आरक्षण का मतलब होता है कि आपको इस प्रकार से मूव करना होता है, यानी आपको ओवरलैप, जैसे पीएच दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, आपकी हाई मेरिट हो गई, और अगर आपकी जितनी सीटें अगर उतनी सीटें पहले भर चुकी हैं तो फिर आपको ओवरलैपिंग नहीं कराया जाता है, आपकी ओवरलैपिंग नहीं होती है। ओवरलैपिंग केवल वर्टिकल रिजर्वेशन में होती है, जिसमें जनरल के साथ ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ये 4 कैटेगरी आते हैं। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, केवल इन्हीं 4 कैटेगरी की ओवरलैपिंग होती है और इसी को बोला जाता है वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो लोग भी आते हैं इनकी ओवरलैपिंग तब होती है या फिर इनको तब फ़ायदा मिलता है जब इनके कैटेगरी की सीटें अगर नहीं भर पाती। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट एक्स सर्विस मैन की, सपोज दैट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जितनी भी सीटें हो मुझे याद नहीं है नोटिफिकेशन में, सपोज दैट 200 सीटें हैं मान लीजिए, और आपकी जो है 150 सीटें यहाँ पर भरी, बाकी सीटें खाली रह गई, तो इन 150 में जितने भी एक्स सर्विस मैन के अभ्यर्थी होंगे सबका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे कितने भी आपके नंबर हो। कोई मिनिमम पासिंग मार्क का क्राइटेरिया भर्ती में नहीं होता, ये कोई बीए बीएससी का कोर्स नहीं है या कोई पहले से कोई डिसाइड नहीं किया गया नोटिफिकेशन में। मान लीजिए यहाँ पर आपके ऑलरेडी जो है यहाँ पर 200 लोग भर गए, लेकिन अभी 50 लोग और बचे हैं फ्रीडम फाइटर में, तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। फिर आपको वही मेरिट जो होती है जनरल की, ओबीसी एससी एसटी, मतलब उसके अलावा आपकी दूसरी कैटेगरी देखी जाती है। एक तो आप एक्स सर्विस मैन है, फिर दूसरी कैटेगरी मान लीजिए आपकी ओबीसी है, फिर ओबीसी की जो मेरिट होगी फिर आपके लिए वही कट ऑफ जाएगी, यानी फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि वर्टिकल में आप ओवरलैप करते हैं, हॉरिजॉन्टल में आप ओवरलैप नहीं करते हैं। हॉरिजॉन्टल में आपकी सीटें पूरी भरनी आवश्यक होती है, जब तक सीटें नहीं भरेंगे तब तक आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सीटें अगर भर गई हैं तो उसके बाद ये मान लिया जाता है कि आपका आरक्षण पूरा हो गया है। तो
तो ये दो तरह के रिजर्वेशन के रूल होते हैं भारत में, अपने देश में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, और ये दोनों रिजर्वेशन एक साथ साथ चलते हैं। यही वजह है कि जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ जाता है। जैसे फीमेल है आप EWS हैं, तो उनको फीमेल का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है आरक्षण का। फिर आप EWS का फ़ायदा अगर आपको लेना है तो कई बार आप देखेंगे फीमेल की जो कट ऑफ होती है ज़्यादा चली जाती है। अभी आप लेखपाल में देखेंगे फीमेल की जो कट ऑफ है, PET की कट ऑफ थी, वो सबसे ज़्यादा चली गई थी। तो उसके पीछे का रीज़न यही था। वहाँ पे सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो फीमेल की होने की वजह से या फिर क्षैतिज आरक्षण में होने की वजह से ये नुकसान उठाना पड़ जाता है। अगर अभ्यर्थी ज़्यादा है, कैंडिडेट ज़्यादा है, तो वर्टिकल में ज़्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं है। वर्टिकल में सिर्फ ये देखा जाता है कि आपके नंबर कितने हैं। अगर आप हाई मेरिट वाले हैं तो आपकी ओवरलैपिंग होगी, चाहे आपकी संख्या कितनी भी ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप सभी को ओवरलैपिंग या रिजर्वेशन का पूरा रूल समझ में आ गया हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो आप हमें प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर देना वीडियो को, लेकिन आप एक कमेंट ज़रूर कर देना आप सभी कि हाँ हमें आज पूरी तरह से क्लियर हो गया। क्योंकि ये सब बातें आपको सही बिल्कुल नहीं बता पाते हैं, सब लोग कन्फ्यूजन सबको रहता है कैसे हुआ कैसे हुआ। लेकिन हमने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं इससे आपको अलग कुछ भी कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल यही रूल होता है, इसी प्रकार से होता है। हाँ, विभिन्न राज्यों में थोड़ा बहुत जो कोटा होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बोला OBC का 27%, अब किसी राज्य में OBC को 22% दे, 25% दे, वो बात अलग होती है। कोटा अलग अलग हो सकता है, बट जो बेसिक रूल होता है रिजर्वेशन का, इसमें कोर्ट के ऑर्डर भी हैं इसको लेकर के। समय समय पर कोर्ट ने इसमें निर्धारित भी किया है किस प्रकार से चीज़ें होनी हैं। तो कोटा भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक जो रिजर्वेशन रूल होता है, ओवरलैपिंग का रूल होता है, यही होता है रूल। ठीक है, धन्यवाद।